आदाब, इस इस्तकबाल आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दिल्ली के भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले तशद्दुद के बाद अब हालात तेजी से पटरी पर लौट रहे हैं। दिल्ली के शुमाल मशरिकी इलाकों में दुकानें और कारोबार आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। लोग तशद्दुद के भयानक मंजर को भूल तो नहीं पाए हैं, लेकिन चलती का नाम जिंदगी के मिज़दाक लोगों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस तरह के हालात दोबारा पैदा न हो, इस पर खूब काम करने की जरूरत है। सियासत से हटकर मुतासिरीन के दिल जीतने की जिम्मेदारी सरकार और इंतजामिया पर ही आयद होती है। दिल्ली के ताजा सूरत हाल और इस पर हो रहे सियासत पर हम आज प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली के ताजा हालात पर यह रिपोर्ट देखिए। भयानक तशद्दुद के बाद पुरअमन होती दिल्ली, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। दिल्ली वालों का कैसे लौटे करार। 56 लोग के देहांत हो गए हैं, तो 56 इंच की बातें बहुत सुने हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गृह मंत्री भी इस्तीफा दे जाए। दिल्ली के भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले तशद्दुद के बाद अब हालात तेजी से पटरी पर लौट रहे हैं। दिल्ली के शुमाल मशरिकी इलाकों में दुकानें और कारोबार आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए हैं। लोग तशद्दुद के भयानक मंजर को भूल तो नहीं पाए हैं, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए मामूल की जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इस बीच आज पार्लियामेंट में भी दिल्ली तशद्दुद की गूंज सुनाई दी। 3 दिन तक जिस तरह दंगा हुआ है, ये बिल्कुल गुजरात में जिस तरह से हुआ था, एग्जैक्टली वही मॉडल है। और जाहिर है, अगर गुजरात की तर्ज पर ये दंगे हुए तो वो कहानियाँ पूरी की पूरी अब दोहराई जाएंगी। इधर निकल करके जब चीज़ें सामने आएंगी तब पता लगेगा कितना जुल्म हुआ। इसको हिंसा नहीं कह सकते आप, ये प्री प्लान तरीके से एक जेनोसाइड प्रोग्राम वहाँ पर हुआ है। ये तो हिंसा नहीं है, तो बाकायदा प्लानिंग प्रोग्राम के साथ किया गया है और पुलिस उनका साथ दे रही थी, सरकार खामोशी बनाई बैठी थी। सबके नार्को टेस्ट होने चाहिए। कपिल मिश्रा के, अनुराग ठाकुर के, प्रवेश वर्मा के, जिन जिन नेताओं के नाम आ रहे हैं, लाइव उनका नार्को टेस्ट कराओ, पता चले लोगों को, पता चले कौन से लोग दोषी हैं। सड़क पे दंगा और संसद में पंगा, ये कुछ लोगों का बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडिशनल धंधा है। और किस तरह से अमन के जो माहौल बन रहा है उसको जो है वो हाईजेक करो, उसको जो है वो फिर से कंफ्यूजन क्रिएट करो, इसकी कोशिश है। दूसरी तरफ इन दंगों और फसाद में इंसानियत और भाईचारे की ऐसी ऐसी मिसालें सामने आई जो इन मायूस कुन हालात में भी उम्मीद की किरण नजर आती है। महेंद्र सिंह नाम के एक सिख ने अपनी जान पर खेलकर कई मुसलमानों की जानें बचाई। मैंने अपने बेटे को फोन किया, इंद्रजीत सिंह को, कि जो भी साधन है वो साधन का अरेंजमेंट करके इनको यहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है। इंद्रजीत मेरा बेटे ने बुलेट बाइक लेके आया और बाइक के ऊपर और हम मेरी स्कूटी के ऊपर हम दोनों ने इन मुस्लिम परिवारों को, जो पहले छोटी छोटी बच्चियों को, उनके बाद कुछ बच्चे यहाँ पे जो मस्जिद में पढ़ने के लिए थे, बहुत मासूम बच्चे थे, और उसके बाद में नौजवान बच्चे जो थे उनको हमने पगड़ियाँ बांध करके यहाँ से बारी बारी दोनों ने तकरीबन 18-20 चक्कर लगा करके लगभग 50 से 60 के करीब जो मुस्लिम बच्चे, स्त्रियां थी और बुजुर्ग थे, उनको यहाँ से करदमपुरी लगभग 1.5 घंटे में हमने यहाँ से शिफ्ट किया सुरक्षित स्थान। न्यूज़ 18 उर्दू दिल्ली वालों से अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। ऐसे नाजुक हालात में सरकार और इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि मुतासरीन का एतमाद हासिल किया जाए, ताकि मुतासरीन का दर्द कुछ हद तक बढ़ सके और हालात तेजी से मामूल पर लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यही उठ रहा है कि अब दिल्ली के हालात पटरी पर लौट रहे हैं। ऐसे में मुतासरीन के साथ क्या कुछ करने की जरूरत है, मुतासरीन के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है, जब जाहिर सी बात है कि अभी भी दिल्ली के शुमाल मशरिकी इलाकों में एक तरह से डर और खौफ है। लोगों में जो डर और खौफ घर कर गया, उसे जाने में अभी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन जिस तरह से अब लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं,
मुतासरीन के साथ क्या कुछ करने की जरूरत है। आज पार्लियामेंट में भी हमने देखा कि दिल्ली तशद्दुद पर जबरदस्त सियासत देखने को मिली, काफी हंगामा सड़क पर भी हुआ और इसके अलावा ऐवान में भी एक तरह से दिल्ली तशद्दुद पर हंगामा देखने को मिला। आज हम प्राइम डिबेट में इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली तशद्दुद के बाद जिस तरह से हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद है, जो भाईचारा है, वो देखने को मिला है, तो आखिर में कौन ऐसे लोग हैं जो एक तरह से समाज को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद और भाईचारा है उसे तोड़ना चाहते हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब आखिर मुतासरीन के जख्मों को किस तरह से भरा जाए, क्या कुछ करने की जरूरत है। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए। अतहर जैदी साहब स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है आम आदमी पार्टी के, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शकीलुज्जमान अंसारी साहब एक्स मिनिस्टर हैं और सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, अक्सर मेरे साथ डिबेट में जुड़ते रहते हैं। शकीलुज्जमान अंसारी साहब भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। और मेरे साथ इस वक्त ऋषि मिश्रा जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। और अख्तरुल वासे साहब भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं, जो कि सदर हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले अख्तरुल वासे साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जाहिर सी बात, एक जो भयानक जो मंजर था, भयानक जो हालात थे, वो एक तरह से गुजर गए। हालांकि ये दर्द तो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, जो परेशानियां, जो मुश्किलात, जो तशद्दुद और जो गम और जो जख्म देकर दिल्ली का ये फसाद गया है, ये तो बहुत जल्दी नहीं भरेंगे। लेकिन अब जब हालात पटरी पर लौट रहे हैं तो सर क्या कुछ करने की जरूरत है इंतजामिया की तरफ से, क्या कुछ करने की जरूरत है सरकार की तरफ से, क्या कुछ समाज में उनके लिए किया जाए कि उनके जख्मों पर कम से कम एक तरह से मरहम रखा जा सके। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के हवाले से जितने लोग इन फिसादात में शहीद हुए हैं उनको, उनके तमाम रिश्तेदारों से ताज़ियत करता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि वो क्या मैं उनको हिम्मत दे, सब्र दे, हौसला दे कि वो इसको बर्दाश्त कर सकें। नंबर एक। नंबर दो बात जो है वो ये कि हमें ये समझना चाहिए कि जो कुछ गुज़रा है ये बहुत शर्मनाक था, बहुत तकलीफ दे था। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ताब लाते ही बनेगी गालिब, वाक़या सख्त है पर जान अजीज़। तो अब इस तरह से जो कुछ हुआ है उस पर हमें एक तरह से सब्र करना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए। और एक काम जो शहरियों की बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि अफवाहों को न फैलने दें, न अफवाहों पे यकीन करें और न अफवाहों को आगे बढ़ने दें। एक बात। दूसरे, जो इंतज़ामिया हैं उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि दिल्ली या दिल्ली के आसपास या मुल्क में कहीं भी ऐसे हालात पैदा न हों। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत तकलीफ़ की बात है कि कल वज़ीर दाखिला की जो रैली कलकत्ते में हुई उसके अंदर भी वही नारे लगाए गए जो अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में लगवाए थे। बिल्कुल। तो ये एक तकलीफ दे बात है और दिल्ली कहीं क्या न दोहराई जाए, इसको हमें यकीनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे अफसोस ये है कि वज़ीर दाखिला ने अभी तक कल जो कुछ नारे उनकी जमात के हामियों ने लगाए हैं उसकी कोई मजम्मत नहीं की है और उस पर कोई तंबी नहीं की है। ये बहुत तकलीफ दे बात है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली में हमारी इसी गफलत ने, हमारी इसी लापरवाही ने ये दिन दिखाया कि हम तकरीबन 40 से ज़्यादा अपने लोगों से महरूम हो गए। हमारे न जाने कितने घर जल गए, हमारी कितनी दुकानें बर्बाद हो गईं, हमारे कितने कारोबार चले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानी रिश्तों के अंदर जो दर्द और दरार आई है उसको हम नहीं भुला सकते हैं। इसके अलावा एक आखिरी बात जो मुझे आपसे और कहनी है वो ये कि पुलिस
की जिम्मेदारी है। मुझे उन पुलिस वालों से हमदर्दी है और उनके घर वालों से हमदर्दी है जो कि शहीद हुए या जख्मी कर दिए गए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पुलिस वाले जो हैं उनका रोल दंगाइयों से मुख्तलिफ होना चाहिए। हमें अफसोस है कि चंद ऐसे लोग हमारी फोर्सेस में थे जिन्होंने उसी तरह का रोल अदा किया है। हमें इसके ऊपर भी एक आखिरी बात जो है वो ये कि जिन लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जिनका रोल, जिनकी जबान, जिनका किरदार अज़हर मिन अश-शम्स है, सबकी आंखों के सामने है, उनके ऊपर कार्रवाई फौरी तौर पे की बिल्कुल। जाए। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर गुनहगार कब गिरफ्त में आएंगे कानून के, काम करेगी वो, गुनहगारों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? ये सवाल तो अब जाहिर सी बात है उठने लगा है, क्योंकि 40 से ज्यादा जानें चली गई हैं, लाखों करोड़ों रुपयों का एक तरह से नुकसान हुआ, माली नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। यह सवाल तो सर उठ रहा है। इस बीच मेरे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी एक्स डीजी हैं, वो भी जुड़ गए हैं। आपसे हम एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजामिया पर भी समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के इस पूरे फसाद में जिस तरह से अख्तरुल वासी साहब कह रहे थे कि पुलिस की जो जिम्मेदारी होती है उस पर पुलिस और इंतजामिया एक तरह से खरा नहीं उतरा है, इस पर भी हम सर आपसे बात करेंगे। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। शिवम त्यागी जी नौजवान लीडर हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और अतहार जैदी साहब तर्जुमान है आम आदमी पार्टी के। अतहार जैदी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्योंकि आपको मुझसे शिकायत भी रहती है कि मैं बिल्कुल आखिर में आपको मौका देता हूं, लेकिन आज मैं मौका पहले आपको दे रहा हूं। और जो बात अख्तरुल वासी साहब ने कही है कि दिल्ली के फसाद में जो पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी पुलिस निभाती नजर नहीं आई। क्या कहता है आपका तजुर्बा, या आपने जो दिल्ली में देखा पुलिस की जो कारकर्दगी थी, आपको कैसी लगी? मुझे तो भाईजान ऐसी लगी कि अगर टाइम से एक फुंसी थी, उस फुंसी का सही सही इलाज किया जाता जी, और तो वो फुंसी नासूर न बनती। और अगर ऐसे ही ढिलाई की जाएगी तो नासूर कल को कैंसर बन जाएगा। अर्थात जैसे जो हालात थे, पहले से गुंडों बदमाशों को दिल्ली से बाहर किया जाना चाहिए था गुंडा एक्ट लगाकर, और जितने बदमाश थे, जो हिस्ट्री सीटर थे, उनको सबको जेल में बंद करना चाहिए था। और हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों की ज्वाइंट कमेटी बना के, लोगों के पीस कमेटी बना के उनको मीटिंगें करना चाहिए था। समय से जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे थे उनको अगर पकड़कर बांड भरा दिया जाता, रोकथाम कर दी जाती कि भाई तुम्हारा हक है कि तुम धरना कर सकते हो, करो, लेकिन भाई तुम्हारा हक रोड रोकने का नहीं है, वो न रोको। और उसमें जब इस देश में महाभारत हुआ था, और कब हुआ था? जब लोग चुप रहे, जो इंतजामिया बड़े बड़े ओहदेदार थे, जब वो देखते रहे और लोग अंदाज लगाते रहे कि क्या बात है कि इतने दिन से शाहीन बाग का धरना चल रहा है, ना उसमें हाँ है ना है, लोग देख रहे हैं, और उसकी वजह से फिर रिएक्शन होता है और उसके बाद दंगे फसाद होने लगते हैं। अभी भी लेकिन सूर्य कुमार शुक्ला जी, शाहीन बाग का धरना तो अब नहीं हो रहा है, तो पिछले 2.5 महीने से चल रहा है। शाहीन बाग का धरना दिल्ली में तो 2.5 महीने से सर चल रहा है, और उसका कोई मसले का हल ना निकालने के लिए भी सरकार जिम्मेदार है। जो लोग थोड़ा, मैं यही कह रहा हूं कि जो भी मसला है उसका टाइम से यस या नो जो भी वाजिब है वो हल करना फर्ज है पुलिस का। और ये पुलिस के रूल रेगुलेशन साफ है, इसमें सरकार की कोई भूमिका लिखा पढ़ी में नहीं होती। अब ये बात और है कि हम देखने लगे कि हमारे काम से
कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा। नहीं, लेकिन हम शुक्ला जी गणित करने लगेंगे। सूर्य कुमार शुक्ला जी, देखिए दो चीजें हैं सर, जो चीज आप बता रहे हैं वो भी बहुत सही है। जो चीज आप बता रहे हैं शाहीन बाग के बारे में कि 2 महीने से वो मसला चल रहा है और मसला बड़ा होता चला गया, बार बार मैंने दसियों डिबेट उस पर की और मैंने हमेशा ये कहा कि यह मसला बहुत लंबा खिंच गया है, ड्यूरेशन बहुत हो रहा है, इस मसले का हल निकलना चाहिए। लेकिन सूर्य कुमार शुक्ला जी, मेरा जो सवाल था वो दिल्ली जो राइट्स हुए, जो फसाद हुआ जिसमें 40 से ज्यादा जानें चली गई हैं, उसमें पुलिस की जो कारकर्दगी थी, मेरा सवाल उस पर था कि पुलिस की कारकर्दगी आप वहां पर कैसे देखते हैं? वही कह रहा हूं कि टाइम से पूरी दंगे और सांप्रदायिक बातों के लिए एक फार्मूला सिखाया जाता है पुलिस को कि पहले ही पूरी ताकत से जो ये भड़काऊ बयान देने वाले लोग हैं, इनको पहले पकड़कर बाउंड डाउन कराओ, इनको गिरफ्तार करो। ये ज्यादा खतरनाक हैं जो भड़काऊ बयान दे करके हिंदू मुस्लिम लड़ाई करा देते हैं। इसलिए इनको रोको और जो गुंडे बदमाश हैं उनको जेल में डाल दो, कोई बाहर न घूमे। और अगर यही तो सारे काम नहीं हुए, तलाशियां बदमाश, यही तो शुक्ला जी, यही तो सारे काम दिल्ली में नहीं हुए और आज भी नहीं हुए हैं। आज भी आप देखिए जिनकी तरफ से भड़काऊ बयान दिए गए, जिनकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी की गई, आज तक कहां गिरफ्तारी हुई है? यही तो सारे काम सर नहीं किए गए दिल्ली में, जो आज दिल्ली को इस तरह के दिन देखने पड़ रहे हैं। ठीक है, मैं सर आपके पास आऊंगा, मैं अतहर जैदी आपके पास आना चाह रहा हूं। अंजाम हम लोग भुगत रहे हैं। ठीक है, नहीं सर मैं दोबारा से आऊंगा। मैं चाह रहा हूं सभी लोगों को जल्दी से डिबेट में जोड़ लेता हूं। मैं अतहर जैदी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। अतहर साहब, डीजी साहब ने 2-3 चीजें बड़ी अच्छी बताई, शुक्ला जी ने बड़ी अच्छी 2-3 चीजें कही। उन्होंने एक तो शाहीन बाग धरने का जिक्र किया, जिसकी तरफ दिल्ली की जो सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, यह खासतौर से आम आदमी पार्टी की अगर हम बात कर लें, उसने ना तो चुनाव से पहले शाहीन बाग पर कुछ बोला था और ना शाहीन बाग पर अब उसकी तरफ से कोई बयान आया है। और दूसरा दिल्ली में जो जिस तरह के हालात बने, मेरा सवाल सिर्फ यह है अतहर जैदी साहब कि आखिर ये नौबत क्यों आई? अब शुक्ला जी का तो कहने का मतलब यह कि 2 महीने या उससे ज्यादा ये हालात खिंच गए, जिसकी वजह से लोगों में एक नाराजगी हुई, रोड का बंद होना, इस तरह का एहतजाज और प्रोटेस्ट होना, मतलब एक तरह से जख्म पककर जो नासूर बन गया, इसकी वजह से इस तरह के हालात आए। नहीं, हालात ये इस तरह के क्यों आए ये आप भी जानते हैं कि पिछले, ये देखिए जो दंगा हुआ है ना, ये कोई 1-2 दिन की प्लानिंग नहीं थी। दिल्ली का माहौल पिछले 2-3 महीने से खराब किया जा रहा था। आप इलेक्शन में अगर देखेंगे किस तरह के बयान दिए जा रहे थे, अनुराग ठाकुर जी का बयान क्या आया था वो पूरा देश जानता है, उसके बाद प्रवेश वर्मा ने क्या बयान दिया वो भी सबने देखा। अगर सही वक्त रहते दिल्ली पुलिस इन बयानों को संज्ञान में लेके उनके खिलाफ कार्रवाई करती, एफआईआर करती, तो मेरे ख्याल से ये माहौल यहां तक नहीं पहुंचता। ताजा कपिल मिश्रा वहां पे खड़े होके डीसीपी के सामने कहते हैं कि आप हमें 2 दिन दे रहे हैं हम आपको, उसके बाद हम इसको साफ करेंगे। उसके बाद भी उनके ऊपर एफआईआर नहीं की जाती है। तो ये सब चीजें होने के बाद दंगाइयों के जो हौसले हैं वो तो अपने आप बुलंद होंगे। और उसके बाद आप देखिए कि जब हाईकोर्ट में मैटर जाता है और हाईकोर्ट में जो जस्टिस मुरलीधर हैं वो उस पे उनके ऊपर एफआईआर करने के लिए कहते हैं, तो रातों रात उनका तबादला कर दिया जाता है। और आप अगर उस पूरे उसको देखेंगे, ऑन रिकॉर्ड ये आया है कि दिल्ली पुलिस ने 2000 ऐसी 100 नंबर की कॉल थी जिन पर रेस्पॉन्ड नहीं किया। दिल्ली पुलिस की वीडियोस आपके सामने है कि वो किस तरह से कार्रवाई कर रहे थे। आपको जब ये आपका पूरा सिस्टम फेलियर था, आपको जब ये आइडिया था कि दंगा इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो आप तभी एक्स्ट्रा फोर्स लगाते, पैरामिलिट्री फोर्स लगाते। 72 घंटे तक दिल्ली के अंदर जो तांडव चलता रहा उसकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की किसकी है? केजरीवाल निकले 2 दिन जब गुजर गए, उसके बाद उन्हें गांधी जी की याद और गांधी जी की समाधि की याद आई थी। 2 दिनों के बाद आम आदमी पार्टी नहीं, मैं सर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जिस दिन दंगा हुआ था उसी रात हमारे 7 विधायक, उसके साथ हमारे मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी एलजी के यहां पे रात को 1 बजे जाके उनसे बात करने के लिए वहां पर खड़े रहे कई घंटे, लेकिन एलजी साहब ने उनसे मिलने का टाइम नहीं दिया। आपने वो वीडियो फुटेज देखे होंगे। लगातार हमारे सांसद, हमारे विधायक पुलिस को फोन करते रहे, जहां जहां से भी हेल्प के फोन आ रहे थे उनको लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया।
अब ऐसे माहौल में जो हम कर सकते थे हम कर रहे थे। हमारे विधायक, क्षेत्र के विधायक पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे ना कैसे करके इस दंगे को, जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के पास और आपकी सरकार एक तरह से उसके पास मजबूरी तो है रोकने की, दिल्ली की पुलिस आम आदमी पार्टी या वहां की सरकार के कंट्रोल में नहीं, ये एक मजबूरी तो है आम आदमी पार्टी के साथ। मैं शिवम आपके पास आऊंगा, लेकिन शकीलुज्जमा अंसारी साहब से भी मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। शकीलुज्जमा अंसारी साहब, अब जाहिर सी बात हम देख रहे हैं कि सड़क पर जो सियासत हो रही थी आज पार्लियामेंट में भी वही सियासत हो रही है। दिल्ली में अब हालात पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन दिल्ली के जिस तरह के हालात हुए, जो जाने गई, जो माली नुकसान हुआ, उस पर अब सियासत शुरू हो गई है। शकीलुज्जमा अंसारी साहब, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सियासत की वजह से जो मुतासरीन हैं, जिन्हें जख्म पहुंचे हैं, जो परेशान हैं, कहीं उनके गम और उनकी परेशानी पीछे ना रह जाए और उस पर सिर्फ सियासत होती रहे। देखिए, आप जो पटरी पर लौटने की बात कह रहे हैं जी, हम समझते हैं कि जो इलाके में दंगे हुए थे वहां पर अभी दंगे रुके हैं, लेकिन आप कल ही का वाकया याद कीजिए या देखिए जी, दिल्ली के पूरी दिल्ली में एक अफवाह फैल गई और कि वहां दंगा हो गया, वहां खबर हुई कि वहां हो गया, पूरी दिल्ली घर में समट गई और लोग डर और खौफ के आलम में मुब्तला हो गए। और बहुत देर के बाद पुलिस को आनी पड़ी और पुलिस ने अपील जारी की, कहीं नहीं हुआ है जी। लेकिन उससे पहले पुलिस ने गैर जिम्मेदाराना कई जगह कार्रवाई कर दी, कई जगह मार्केट को बिना ये समझे हुए बंद कराने लग गई, कई जगह मेट्रो स्टेशन फौरन बंद कर दिए गए जो बाद में फिर खोले गए और कहे गए कि सब नॉर्मल है। तो आज भी हम समझते हैं कि दिल्ली पुलिस को जितना चौकस और चौकबंद होना चाहिए वो अभी नहीं है। अब रही दूसरे सवाल की कि जाहिर है कि एक दंगा बहुत ही अफसोसनाक पहलू है, लेकिन वो अफसोसनाक पहलू में सिर्फ इसी में उलझ नहीं समझना चाहिए कि अब दंगा के बाद मुतासरीन के लिए जो भी रिलीफ के काम और दूसरे काम है वो करने हैं, वो भी करने हैं, लेकिन उससे ज्यादा दंगाइयों पर लगाम लगाने की कोशिश की जानी चाहिए कि आइंदा कभी भी मुस्तकबिल में फिर कोई दंगा पूरी हिंदुस्तान में ना तो सही, दिल्ली जैसे हिंदुस्तान के दिल में तो कितना खौफ होना चाहिए दंगाइयों को कि दोबारा दंगा करने की कोशिश ना करें। अब आगे आप देखिए, इल्जाम तो इनके ऊपर उनके ऊपर, लेकिन एक बात तो साफ है, एक दंगा किया गया और हो रहा है एक साजिश के तहत किया गया, ये जांच का विषय है। और दूसरा विषय है कि दंगा हुआ और दंगे में 45 लोग से ज्यादा की मौतें हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए, मकाने, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबकी जाये हो गई और खास तौर पे गरीब लोग उसके टारगेटेड हुए। तो अब दंगा रोकने में कौन विफल रहा, इसकी भी जिम्मेदारी निश्चित और तय होनी चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, छोटा मोटा मामला नहीं है। बहुत अच्छी बात कही। 40 से ज्यादा जाने चली जाना और लगातार जो जख्मी उसमें से एक आधे की हलाकत तो रोज हो रही है अस्पताल में, और अभी भी जख्मियों की एक बड़ी तादाद है, जख्मियों की बड़ी तादाद है, और जो माली नुकसान हुआ है, पूरे घर बार और पूरे इलाके एक तरह से उजड़ गए हैं, तो उसे बसने में और उनके जख्म भरने में अभी एक जमाना लग जाएगा, अभी बहुत वक्त लगेगा। मैं शिवम आपके पास आना चाह रहा हूं। शिवम, जिम्मेदारी आखिर कैसे तय होगी? आखिर किसके कर्मों का कहा जाए या किसकी गलतियों का भुगतान जो है एक तरह से दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है इस तरह के हालात? और सवाल शिवम इस वजह से उठता है कि मामला हिंदुस्तान में, भारत में किसी और इलाके का होता तो समझ में आता, लेकिन हमारे जब राजधानी की बात होती है, जब दिल्ली की बात होती है और वहां पर इस तरह के हालात होते हैं, तो बहुत से सवाल उठते हैं। देखिए अबू, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस देश में शायद दंगा तो कोई नहीं चाहता, और जहां तक बात इस देश की और दिल्ली की है, मैं कहता हूं दिल्ली में ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही गलत है। यहाँ पर सभी जाति धर्म संप्रदाय ही नहीं, सभी की नजर रहती है, पूरी दुनिया इसको देखती है, क्योंकि ये राजधानी भी है और देश के सभी
एरिया से, सभी जगहों से लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। जहां तक बात शांति की है, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से 1 या 2 दिन से थोड़ी शांति है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जहां तक लोगों को की समझ की बात है, मुझे लगता है किसी को भी अफवाह पर नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और उसके लिए प्रिकॉशनरी एक्शंस जो दिल्ली पुलिस ले रही है। अब जिम्मेदारी की अगर बात करें तो हाँ, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी इस देश में सिर्फ और सिर्फ पुलिस की ही नहीं है। इस देश में आम नागरिक होने के तहत मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरे साथ जितने पैनल पर लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, अबू कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है। और हाँ, जो लोग इंटेंशनली ये अनाउंस कर कर आते हैं कि सुनिए डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में आ रहे हैं, हम उनको दिखाएंगे, हम उनको बताएंगे कि हमारे साथ क्या परेशानी है, इस देश में धोखा हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है, सडनली आप सड़कें ब्लॉक कर दें। मैं कहता हूं जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो इसी दिल्ली में रहते हैं, सड़कें ब्लॉक करते हैं, उनकी भी कोई जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं। आपके अधिकार सबके हैं, आपके भी अधिकार है, आपने मुझे माइक दिया, मेरा भी अधिकार है बोलने का, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं गाली देने लगूं तो आप क्या करेंगे? आप मुझे तुरंत स्टूडियो से बाहर निकालकर फेंक देंगे, क्योंकि हर एक अधिकार के साथ एक एक जिम्मेदारी, एक एक कर्तव्य जुड़ा हुआ है। इसी तरह से धरना करना आपका अधिकार है, मैं इसके साथ हूं। ये सारी चीजें आपकी सही है कि दूसरों को परेशानी ना हो। शिवम, ये सारी चीजें आपकी सही है कि कहां पर भड़काया गया, कहां पर तैयार हुआ और कैसे सारी चीजें हुई, लेकिन कोई सरकार भी, कोई किसी नाम की सरकार भी होती है, या इंटेलिजेंस भी कुछ होता है, या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी होता है। 2 दिन तक खुलेआम इस तरह से दंगाई करें, कहां है हमारी सरकार? बिल्कुल हमारा इंटेलिजेंस है, सरकार की जिम्मेदारी भी होती है, इंटेलिजेंस भी होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। शाहीन बाग 70-72 दिनों से चल रहा है, लगातार एक अराजक धरने को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई। लोग जिस तरह से एक्शन रिएक्शन में विश्वास रखते हैं वही सारी चीजें हुई। ट्रंप के आने से तुरंत पहले यहां पर सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की और कोशिश की गई कि जिस तरह से शाहीन बाग पे धरना चल रहा था उसी तरह से उस मॉडल को आगे रेप्लिकेट करते हुए जाफराबाद में भी यही चीज दोहराई जाए। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जिस तरह से ये चीजें बढ़ रही ये सारी चीजें अंजाम सबको पता था। ये सारी चीजें सरकार के ही अंडर में और एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में होता है कि अगर कोई रोड ब्लॉक कर रहा है तो उनसे किस तरह से निपटना है। देखिए, उनके आप साथ मुझे एक चीज बताइए अबू, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, सुनिए, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, मैं तभी आपको समझा सकता हूं, या तभी आपको बता सकता हूं, या तभी आपसे कह सकता हूं कि सुनिए चलो कोई सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन जब एक भीड़ किसी सोल्यूशन पर पहुंचने की कोशिश ही ना करती हो, या फिर उसको पॉलिटिकल कारणों के तहत उसे उस तथ्यात्मक चीजों पर पहुंचने ना दिया जा रहा हो, या फिर उनको भटकाया जा रहा हो, या फिर उनको यह कह दिया गया हो कि आपको सुनना ही नहीं है, आपसे कोई भी संबंध स्थापित करने की कोशिश करे, आपसे कोई भी बात करने की कोशिश करे, आपको उस पर बिल्कुल भी ओपन अप नहीं होना है। उसने तो सरकार ने कितनी बार बात करने की कोशिश की, शिवम, सरकार ने कितनी बार बात करने की कोशिश की शाहीन बाग वालों से। देखिए, अमित शाह ने कितनी बार कोशिश की शाहीन बाग जाने की। एक प्रोसीजर है इस देश में, अगर इस देश के लॉ एंड ऑर्डर में कोई छोटी भी परेशानी है तो उसका एक प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल के तहत ऊपर से नीचे चीजें जाती हैं। सबसे पहले इस देश की दिल्ली पुलिस ने, जो दिल्ली की पुलिस है, उसने कोशिश की, वहां जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की, नहीं मानी गई। उसके बाद एलजी के पास 5 लोगों की एक कमेटी बनकर गई, 4 घंटे मुलाकात चली, उनकी बात नहीं मानी गई। उसके बाद फिर रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, चीजें देखिए कही गई लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। चीजें कही तो गई, इन सारी बातों कहा तो जरूर गया, लेकिन जब लोग मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें रास्ते में रोक दिया जाता है। ये सारी चीजें भी सामने आई। मैं ऋषि मिश्रा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उन्हें भी डिबेट पे जोड़ लेता हूं, मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं ऋषि मिश्रा जी, दिल्ली में जो हुआ वो दुनिया ने देखा है, बहुत बड़े पैमाने पर एक तरह से राइट हुए, और सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि दिल्ली में यह सब कुछ हुआ है। 84 से क्या हम अभी तक बदले नहीं है? 2020 में हम जी रहे हैं, 84 और 2000 के बीच में एक लंबा गैप है, जब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। मेरा सवाल सिर्फ ऋषि मिश्रा जी आपसे यह है, क्योंकि पॉलिटिक्स पर भी आपकी गहरी नजर रहती है। ऋषि मिश्रा जी, जिस तरह से दिल्ली के राइट्स पर, दिल्ली के फसाद पर अब एक सियासत शुरू हो गई, हमने देखा कि अब लगातार उस पर बयानबाजियां हो रही हैं, पार्लियामेंट में आज उस पर हंगामा हुआ। कहीं ऋषि मिश्रा जी ऐसा ना हो कि जिन लोगों को जख्म लगे हैं, जो मुतासिर हुए हैं, जो परेशान हैं दिल्ली वाले, कहीं हमारी सियासत के बीच में उनके मसले दब न जाए एक तरह से? बिल्कुल अबू जी, देखिए जो दिल्ली में जो घटना हुई है सिर्फ जान माल की नुकसान नहीं हुई है, और हिंदुस्तान की जो छवि थी सामाजिक समरसता की, उसका भी नुकसान हुआ है। और ये मैं नहीं मानता हूँ ये हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई है, ये सियासतदान जो हमारे हैं उनकी जो गिद्ध नज़र है चंद वोटों पे, उसकी लड़ाई है।
मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक वेद प्रकाश जी हैं, युवा कवि, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है जी। सियासत के गिद्धों को तलाश है, तेरा लाश मेरा लाश, गिनती में ही है उनका विश्वास, तेरे कितने मेरे कितने, कितने हिंदू कितने मुसलमान, हिसाब का भी अपना एक फायदा है, मरने वाला घर उनका ही ज्यादा है, तब समझो अपना फायदा है। ये यहाँ फायदा देखा जा रहा है, दिल्ली की दिल में छेद किया गया है और हमारे सियासतदान अपना अपना फायदा दिख रहे हैं। मुझे आश्चर्य लग रहा है, शिवम भाई दो शब्दों का बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने रखा, जिम्मेवारी। जिम्मेवारी किनकी थी शिवम भाई? जिम्मेवारी माननीय गृह मंत्री की थी, माननीय प्रधानमंत्री की थी, माननीय शहंशाह हिंदुस्तान का था। शहंशाह हिंदुस्तान चाइना का दीवार बनाने में वो अहमदाबाद में व्यस्त थे। गृह मंत्री जी ट्रंप के लिए कारपेट बिछाने के लिए अहमदाबाद में व्यस्त थे और हमारी दिल्ली जल रही थी। किसके जिम्मेवारी थी संवाद करने की? आप बताइए अबू जी, 70 दिनों से सीएए का प्रोटेस्ट हो रहा था, एक भी हिंसा का आप एग्जाम्पल बता दीजिए। लेकिन जाफराबाद मेट्रो स्टेशन घटना के बाद कपिल मिश्रा का जो बयान आता है, उससे पहले आप देखिए अनुराग ठाकुर का बयान, उससे पहले देखिए जो इनके जो बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के नेता हैं वर्मा साहब का बयान, उससे भी बड़ा देश के गृह मंत्री का बयान, वोट डालो यहां करंट लगे शाहीन बाग में। जब देश के गृह मंत्री बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार का बयान देंगे तो उनके जो छोटे जो प्यादे हैं वो तो आग उगलेंगे ही। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब दिल्ली दोबारा न हो, दिल्ली को दोबारा से एक तरह से दोहराया ना जा सके, इसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है और जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। जो गुनहगार हैं उनकी पहचान तो अब करनी पड़ेगी। मुझे बहुत छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से लौट कर आएंगे। शुक्ला जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, शिवम त्यागी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ब्रेक के बाद आपके पास लौट कर आऊंगा दोनों के पास, लेकिन जिम्मेदारी आखिर कैसे तय हो? जो गुनहगार हैं, गुनहगारों का असली चेहरा कैसे समाज के सामने और दुनिया के सामने आए, इस पर भी काम करने की जरूरत है और गुनहगारों को एक तरह से बेनकाब करने की जरूरत है। तो दिल्ली में तशद्दुद के बाद अब हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। लोगों के जो मुतासरीन के जख्म हैं वो तो नहीं भरे हैं, लेकिन फिर भी अब लोग एक तरह से पटरी पर लौट रहे हैं और सवाल ये उठ रहा है कि जो मुतासरीन हैं, जिन्हें बहुत जख्म मिले हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, एक भयानक मंजर था दिल्ली वालों के सामने, उनके जख्मों को आखिर कैसे भरा जाए, आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद अख्तरुल वासी साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सूर्य कुमार शुक्ला जी मैं आपके पास सर आऊंगा और शिवम मैं आपके पास भी आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले आप इशारा कर रहे थे, लेकिन मैं अख्तरुल वासी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर बहुत सीधा सा सवाल है कि हमने देखा कि बयानबाजी हुई, हर तरफ से बयानबाजी हुई, समाज में नफरत फैलाने के लिए लगातार यह बयानबाजी हुई, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इन बयानबाजियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई और आज भी हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने बयानबाजी की थी, नफरत फैलाने की कोशिश की थी, वो आज भी एक तरह से आजाद हैं। सर सवाल यह उठ रहा है कि हिंदुस्तान ने बहुत बार इस तरह के जख्म सहे हैं, इस तरह के हालात से हिंदुस्तान बहुत बार एक तरह से दो चार हुआ है, नफरत की खेती यहां पर बहुत हुई है। इस तरह के हालात दोबारा न हो, क्या कुछ करने की जरूरत है सर? देखिए मैं आपसे एक बात ये अर्ज करूं जी कि हमारे जो दूसरे दोस्त बात कर रहे हैं उनकी खिदमत में भी एक बात मैं चाहता हूं कि वो गौर करें जी। क्या इस मुल्क के अंदर सीआरपीसी और आईपीसी और जो एनएसए है वो सिर्फ और सिर्फ शर्जील के लिए, कफील के लिए, ताहिर हुसैन के लिए है, या वो अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के लिए भी है? ये सवाल है जिसे देखना चाहिए। दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम बदला लेके रहेंगे। माफ कीजिएगा, ये आम कोई बीजेपी का सोशल का वर्कर बात नहीं कह रहा था, ये सबसे बड़ी रियासत का चीफ मिनिस्टर कह रहा था। दूसरी तरफ जो मैंने अभी आपसे बात कही वो ये कि हमारे होम मिनिस्टर साहब को
और प्रधानमंत्री जी को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, यकीनी बनाना चाहिए कि लोगों के दिमाग में ना 2002 की याद आए गुजरात की और ना 1984 की याद आए। आज तक बीजेपी वालों ने सज्जन कुमार और जगदीश टेटलर को माफ नहीं किया है। आप कैसे दो मेयार रख सकते हैं? आप दो मापदंड कैसे बना सकते हैं? एक तरह के लोगों के लिए एक, दूसरों के लिए दूसरे। मैं आपसे कहता हूं, ये बात खुल के कहता हूं, जिस आदमी ने भारत माता और उसकी औलाद को एक तरह से उसके रहने वालों को दुख पहुंचाया है, उनमें दरार पैदा की है, उनको साथ जुल्म किया है, वो उनके साथ वो कोई भी हो, किसी धर्म के क्यों ना हो, उनका कोई भी भाषा क्यों ना हो, उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ये बात हम कहना चाहते हैं। हम ये बात कहना चाहते हैं कि पुलिस वाले भी हमारी तरह इंसान हैं, उनके भी परिवार हैं, हमें उनके लिए भी संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं, यहां बार बार शाहीन बाग और सड़क रोकने की बात की गई। सवाल ये है, ये बात सारी दुनिया जानती है कि शाहीन बाग वालों ने एक हिस्से को रोका, लेकिन बकिया जितने हिस्से हैं वो सब दिल्ली पुलिस ने और उत्तर प्रदेश के शासन ने उन्हें रोका। हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि संवेदन अगर हम एक तरह से संवादहीन हैं तो इसका मतलब यह है कि हम संवेदनहीन हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। जब शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स ने अपने बैरिकेड्स हटाए तो उसके बाद, माफ कीजिएगा, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बैरिकेड लगाए और रोका। क्यों? कि बुनियादी तौर पे, माफ कीजिएगा, ये चुनाव जो हुए, कि हमें ये जो बलवे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये एक सजा देने के लिए हुए हैं उन लोगों को जो CAA, NRC, NPR के विरोधी हैं और साथ में जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए, बड़े तकलीफ के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। और शिवम, इसके लिए मैं समझता हूं प्रधानमंत्री ने जो बात कही, नहीं एक बात के जुमला कह के खत्म करता हूं, बात पूरी कर। प्रधानमंत्री ने जो कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका विश्वास जीतने का क्या तरीका होना चाहिए? वो यही होना चाहिए कि जो भी गलत बात करे उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो मेरा सगा है या मेरा सौतेला। बिल्कुल। शिवम, जो सवाल अख्तरुल वासी साहब ने किया, मुझे लग रहा है कि मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं। जो चीजें उठाई अख्तरुल वासी साहब ने कि आखिर इबरतनाक या डिटरेंट सजाएं कैसे होंगी, कैसे बेनकाब होंगे ये लोग? बहुत से, बल्कि बेनकाब, मैं बार बार कह रहा हूं, लोग बेनकाब हैं जिन्होंने गलतियां की, जिन्होंने भड़काऊ बयानात दिए हैं, उन पर आखिर कदम कब उठाया जाएगा? बड़ी कमाल की बात यह है कि बहुत तजुर्बेकार हैं सर। मैं ज्यादा कुछ इस बात पर नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी बात करने का अंदाज था, उससे बिल्कुल साफ पता चला कि कहीं ना कहीं वो इस देश के जुडिशरी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तरह से ये जो प्रोटेस्ट और ये जो चीजें हुई और ये जो कार्रवाई हुई, एक ही तबके के खिलाफ हुई। साहब, सबके खिलाफ ऑलरेडी कोर्ट में याचिकाएं हैं और मामला सिर्फ और सिर्फ शर्जिल पर नहीं बना या फिर ताहिर पर नहीं बना। आप कह रहे हैं ये उन लोगों के खिलाफ हंगामा था, ये उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई थी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक चीज बताइए मुझे सर, 128 लीटर डीजल, 128 लीटर पेट्रोल लेकर आप छत पर रखे बैठे हुए हैं। आपने सीरिया मॉडल की वो एक गुलेल बनाई हुई है, आपने वहां पर तमाम वो चीजें, पेट्रोल बम से लेकर सब कुछ वहां पर है। आप इसको प्रदर्शन कहते हैं? ये प्रदर्शन है? चलिए, मेरे इस्लामाबाद में आपने शिवम, इसकी आखिर नौबत क्यों आई? शिवम, ये सारे हालात बने कैसे? इसकी नौबत कहां से आई? आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो गोलियां चलाने के बयान दिए जा रहे थे, वो अब वेस्ट बंगाल तक में गोलियां चलाने के बयान दिए जा रहे हैं। गोली मारो के बयान जो दिल्ली में दिए जा रहे थे, वो वेस्ट बंगाल में भी दिए जा रहे हैं। शिवम, सारी लिस्ट गिना दी। शिवम, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं, आखिर ये नौबत आई कहां से? लेकिन मेरे मित्र ये इन लोगों ने सीखा कहां से? अरे भाई, कोई भी सामाजिक समरसता को का मतलब होता है विश्लेषण।
उसको पारदर्शी विश्लेषण, जेल भेजिए, पारदर्शी विश्लेषण बिल्कुल जाएगा, हिंदुस्तान कहाँ थे, जाएगा जेल, हर कोई जाएगा, हिंदुस्तान कहाँ थे, हर कोई जेल जाएगा, लेकिन पारदर्शी विश्लेषण रखिए। अपने आप को चिल्ला चिल्ली से कुछ नहीं होने वाला। अरे चिल्ला चिल्ली से कुछ नहीं होने वाला। जब अपनी आंखें शिवम देखिए पॉइंट पर आइए शिवम, ठीक है, मैं ऋषि जी में आ रहा हूँ, ऋषि मिश्रा जी में आ रहा हूँ, ऋषि मिश्रा जी में आ रहा हूँ मैं। शिवम मुझे सुन पा रहे हैं, शिवम मुझे सुन पा रहे हैं, शिवम मुझे सुन पा रहे हैं। कोई मुगल शासन नहीं है ऋषि जी, यहाँ पर कोई मुगल शासन नहीं चल रहा। ये जिले लाई अगर करना है तो कहीं और करिए जाकर। नहीं ठीक है, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार, शिवम मुझे सुन पा रहे हैं, शिवम मुझे सुन पा रहे हैं, लोकतांत्रिक देश में बैठे हैं। शिवम मुझे सुन पा रहे हैं आप, अच्छा शिवम मुझे सुन पा रहे हैं। मैं ऋषि मिश्रा जी मैं आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ, ऋषि मिश्रा जी मैं दोबारा से आ रहा हूँ। शिवम मुझे सुन पा रहे हैं, शिवम मुझे सुन पा रहे हैं आप, मेरी आवाज शिवम तक जा रही है क्या? आप सुन रहे थे, आप कान बंद करके बैठे थे क्या जब मैंने बताया था? नहीं ठीक है, ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दिए, ऑडियो डाउन कर दिए, ठीक है। मेरी आवाज शायद ये नहीं सुन पा रहे हैं। मैं शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, आखिर ये समाज कब तक टूटता रहेगा, कब तक ये नफरत की सियासत होती रहेगी? हमने देखा कि जिस तरह के दिल्ली के चुनाव में जो कुछ तैयार हुआ था, दिल्ली के चुनाव होने के बाद एक तरह से वो फसल काटी गई, जिस तरह की भड़काऊ बयानबाजी हुई। चाइना के दीवार बनाने में व्यस्त थे, आवाज नहीं जा रही आपकी, को छुपाया जाए। शकीलुज़्ज़मान साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए। मैं शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, मुझे लग रहा है आप लोग सब एक ही जगह बैठे हुए, इस वजह से आवाज जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैं शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब ये कह रहा था कि आखिर समाज तोड़ने की सियासत कब तक होती रहेगी? जो दिल्ली के चुनाव में हमने देखा जिस तरह की बयानबाजी हुई थी, समाज तोड़ने की बात हुई थी, और आज मैं शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब और मुझे शिवम, अगर आप भी सुन पा रहे हो, मेरा मकसद सिर्फ डिबेट का आज ये था कि आखिर जिन लोगों को, जो लोग मुतासिर हैं, जिन लोगों का घर बार उजड़ गया है, जिनके अपने बिछड़ गए हैं, आज उनके जख्मों पर मरहम रखा जाता। कुछ ऐसी बातें आज डिबेट में होती हैं, लेकिन फिर वही सियासत की बातें निकल आती हैं। मैं शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, बहुत तजुर्बेकार हैं, आपका एक लंबा करियर है सियासत में, कब तक इस तरह की सियासत होती रहेगी? कब तक तोड़ने वाली सियासत होती रहेगी? नफरत की सियासत थमेगी कब? आप 1 मिनट हमें बोलने देंगे जी। सबसे पहली बात यह है कि ये जो दिल्ली के नासूर हैं, इनको खत्म करने की कोशिश एक जरूरी काम है, और दूसरा काम यह है कि सबसे पहले हम लोग को वहां रिलीफ के काम, उनके दर्द बांटने के काम, जो मुश्किलों में पड़े हैं उनकी परेशान। देखिए एक बार और मैंने कहा, जब मैं गया था जीटी हॉस्पिटल में, तो बाहर दोनों वालिदैन, एक हिंदू विक्टिम का और एक मुस्लिम विक्टिम का, दोनों के वालिदैन दोनों बाहर में लाश लेने के लिए 3-3 दिन से रुके और 4-4 हजार रुपए उनसे मांगे जा रहे थे। और हॉस्पिटल में पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था आज भी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, कितने लोगों को अभी भी खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। केसेस वन साइडेड हो रहे हैं, केसेस पे किनको गिरफ्तारी कहां से हो रही है ये अभी तक लोगों को पता नहीं है कि उनके भाई भतीजे बाप या तो मर गए हैं या पुलिस की कस्टडी में है, ये जानकारी भी नहीं मिल रही है। तो ये ह्यूमन राइट का भी बहुत सारे वायलेशन हो रहे हैं। तो ह्यूमन राइट का एक काम होना चाहिए। और आज ठीक कह रहे हैं आप, आज हम ये नहीं कहेंगे कि मुल्क का सबसे पावरफुल इंसान वजीर दाखिला जब गलत बयान करेगा तो कोई कार्रवाई किसी पर नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कार्रवाई उसी को होगी जो कमजोर होगा और उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बावजूद हम पूरे पॉलिटिकल पार्टी के अलावा हम जर्नलिस्ट भाइयों से भी अनुरोध करेंगे, आज भी ऐसे ऐसे जहरीले डिबेट करा रहे हैं लोग जिससे दंगा और भड़क जाए और उखड़ जाए। ये नहीं कर रहे हैं कि पुलिस, पहले तो पूरा इंटेलिजेंस की इनकी फेलियर हुई, अभी गुलैल और फला और चिला और पेट्रोल बम और कौन बम ये दिखा रहे हैं, ईंटे पत्थर। अरे भैया तुम क्यों जाहिर सी बात है, एक जिम्मेदारी बनती है, मीडिया की भी एक जिम्मेदारी बनती है, टीवी चैनल्स की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि समाज को तोड़ने की बात नहीं करनी है, समाज को जोड़ने की बात होनी चाहिए। मैं अतहर साहब आपके पास आना चाहूंगा। अतहर जैदी साहब, अतहर साहब, जो बात शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब कर रहे हैं
कि ठीक है आम आदमी पार्टी के अंडर में पुलिस नहीं आती, वो एक तरह से मजबूर है, लेकिन जो हॉस्पिटल्स हैं, जो मरीजों के लिए और मुतासरीन के लिए और परेशान जो लोग हैं उनके लिए जो इंतजाम करना चाहिए, ये तो आप लोगों के हाथ में होगा। नहीं देखिए, आज ही हमने एक कमेटी का गठन किया है जो हमारे इस पूरे जो हॉस्पिटल्स का सिस्टम है उसको देख रही है, और उसमें हम जो भी अपनी तरफ से ज़्यादा फैसिलिटीज उनको पहुंचा सकते हैं हम वो पहुंचा रहे हैं। अभी हमने आज जो कमेटी बनाई है उसने फैसला लिया है कि जिन लोगों के घर जल गए हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं उनको इंस्टेंट हम कैश 25,000 रुपए की मदद पहुंचा सके, जो हमने पहुंचानी शुरू भी कर दी है। और हॉस्पिटल्स पे लगातार हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं सत्येंद्र जैन जी, वो वहाँ का दौरा कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि अभी अख्तरुल वासे साहब ने कहा कि जब सरकार बनी थी तो उसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो दंगा हुआ है इसके बाद क्या गृह मंत्री जी की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो दंगा पीड़ितों का से जाके मिलते, वहां दौरा करते? इवन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक हमारे गृह मंत्री जी ने नहीं किया। 50 लोगों की करीबन जान जा चुकी है। उसके अलावा आज बंगाल में जब उनकी रैली होती है तो वहां पे लोग किस तरह के नारे लगा रहे हैं आपने भी देखा होगा। तो क्या ये गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं है केंद्र सरकार का? और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी आवाज जा रही है? अरविंद केजरीवाल डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनसे पूछिए। अरविंद केजरीवाल डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दंगा पीड़ितों से मिलने के लिए जीटीबी अस्पताल में भी पहुंचे थे, मैक्स हॉस्पिटल में भी पहुंचे थे। आपको दिखा नहीं होगा, वो जीटीबी हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल दोनों जगह पहुंचे थे। मैं शिवम त्यागी जी से ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ मैं शिवम त्यागी जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो एसआईटी की जांच की, क्या उनकी सरकार एसआईटी की जांच कराएगी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से, ताकि इन दंगों की सच्चाई सामने आ सके कि किसने क्या किया है? क्या एसआईटी की जांच कराएगी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से बीजेपी? जेपीसी की मांग हमने की है, क्या जेपीसी बनाई जाएगी? असेंबली में पास करके मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये इतने ही कंसर्न है बीजेपी के लोग, हमने जेपीसी की मांग आज पार्लियामेंट में उठाई है। नहीं ठीक है, क्या आप रिजोल्यूशन को ला सकते हो असेंबली में? आम आदमी पार्टी रिजोल्यूशन ला सकती है असेंबली में इस पूरे इशू पर। मेरे भैया पास करके भेजो, हम चर्चा कर रहे हैं। ये अथॉरिटी है, हर बार आप पीछे नहीं छुप सकते होगा, वो आपके सामने आएगा किसी भी चीज के। और दूसरी एक और चीज बता दो, आप जो ऋषि मिश्रा जी वजीर दाखिला को कह रहे थे, अमित शाह जी कहां छुपे रहे? देश के गृह मंत्री है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। ठीक है, सारे लोग बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। मैं शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं, मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। सर आपने डिबेट के पहले हिस्से में उंगली उठाई थी, बात कुछ कहना चाहते। मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस ने जो भी किया वो एक तरह से उनकी कारकर्दगी है, लेकिन जब अफवाह फैली उस वक्त फौरन कंट्रोल पाया दिल्ली की पुलिस ने, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। सर सवाल यही उठता है कि अगर पुलिस चाहती तो हालात इतने ज्यादा खराब नहीं होते, पुलिस अगर चाहती तो हालात इतने खराब नहीं होते। ऑडियो सबका डाउन कर दिया। सूर्य कुमार शुक्ला जी से मेरा सवाल है। जी शुक्ला जी, सूर्य कुमार शुक्ला जी मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सूर्य कुमार शुक्ला जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब अफवाहें दिल्ली में कल फैली तो किस तरह से बहुत तेजी से दिल्ली की पुलिस ने कंट्रोल कर लिया सारी चीजों को। अगर वाकई में दिल्ली पुलिस चाहती तो शायद ये दंगे इतने ज्यादा नहीं फैलते। सूर्य कुमार शुक्ला जी सर सुन पा रहे हैं मुझे? अगर सरकार आपके हाथ में है, आप चलाने नहीं चाहते। भाई साहब आपको अच्छी तरह लग गया होगा, 20 साल पुराना उदाहरण सबका ऑडियो डाउन कर दिया। शुक्ला जी का आवाज दे दीजिए बस। टीवी चैनल के पर्दे पर जी 6 आदमियों को बैठा करके
टीवी चैनल के पर्दे पर दंगा हो रहा है और नहीं, सही कह रहे हैं आप। कोशिश करके भी इसे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। इससे आपको अंदाज लग गया होगा कि पुलिस को दंगा रोकने में कितनी दिक्कत होती है। और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी के दोनों वीर आपस में जुड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं और आपकी एक नहीं सुन रहे हैं। इसी से मैं सर असल में दूर हूं, मैं ग्राउंड रुक रहा नहीं, मैं ग्राउंड जीरो पर नहीं हूं, मैं कहीं और बैठा हूं और ये लोग कहीं और हैं। अगर मैं वहां पर होता तो शायद मैं कंट्रोल कर सकता था। मैं निवेदन करूंगा, आप शायद मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हैं सर। तरीका यह है एक जन बोलिए तो बाकी लोग सुनिए। बिल्कुल। और ये तरीका नहीं है कि सब लोग एक साथ बोलने लगे, ये विचार विमर्श नहीं है। बिल्कुल। मेरा निवेदन यह है कि सब लोग चाहते हैं कि पुलिस न्यूट्रल रहे, कोई पार्टी का पक्ष ना करे। जी और कोई शुक्ला जी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। और इसके लिए जरूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है वो पुलिस सुधार अविलंब लागू नहीं, ठीक है। लेकिन सूर्य कुमार शुक्ला जी, सोशल मीडिया के बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे जो वायरल हो रहे हैं, जिसमें पुलिस का रवैया बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। क्या वाकई में हमारी पुलिस का रवैया भी बहुत बदल गया है या सरकारों के हिसाब से हमारी पुलिस भी चलती है? भाई साहब ये बताइए कि अगर पुलिस के ट्रांसफर, प्रमोशन, उनकी पेमेंट, उनकी सारी सर्विस कंडीशन सरकार के द्वारा नियंत्रित होती हैं और सरकार एक राजनीतिक पार्टी की होती है, तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है कि पुलिस उससे प्रभावित हो रही है। ये वही बात है कि आप कहें पुलिस की मालिक कौन है? पुलिस की मालिक सरकार है और सरकार की जो नीतियां हैं, बहुत से पुलिस वाले तो खाली ये सोच के कि सरकार नाराज ना हो इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करते जो जिससे सरकार नाराज हो जाए। और आपके दिल्ली में तो खास तौर से दिल्ली में तो खास तौर से होता है, मतलब आपके कि अगर किसी से सरकार नाराज हो जाएगी, पुलिस जो होती है वो सरकार के दबाव में होती है, सरकार के दबाव में काम करती है। आपके कहने का मतलब यही। ठीक है, मैं अख्तरुल वासिफ साहब सर आपके पास आना चाह रहा हूं, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लूंगा। इसमें क्या ताज्जुब की बात है? ठीक है, ठीक है। मैं अख्तरुल वासिफ साहब, क्या आपको लगता है कि इन फसादात से 40 से ज्यादा जो जाने चली गई, क्या कोई सबक लिया जाएगा इससे? हमने 84 देखा, 92 देखा, 2002 देखा, इस तरह के बहुत से फसाद हुए और हमेशा यही होता है कि इससे अब सबक लिया जाएगा, अब सबक लिया जाएगा। क्या दिल्ली के इन फसादात से कोई सबक लिया जाएगा? जी देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, 84 में और 2020 में सिर्फ एक फर्क है, सिर्फ एक फर्क है, गर्दन बदली है, तलवार वही है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो फिसादात हो चुके, अब हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। सियासी पार्टियों को यह समझना चाहिए कि उनका काम देश में अमनो अमान कायम करना है, धार्मिक सद्भावना को बनाना है। उनका काम जो है वो लोगों के बीच में दूरी पैदा करना नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अभी भी वक्त है, जो बातें दिल्ली में इलेक्शन के दौरान नारे लगाए गए वो कलकत्ते में कल लगाए गए, वो ना लगाए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब जब हालात पटरी पर लौट रहे हैं तो ऐसे में जो सियासी पार्टियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और खासतौर से सरकार और इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है कि जो मुतासिरीन है उनके जख्मों पर मरहम रखा जाए और एक पुरअमन माहौल बनाया जाए। और यहां से ऐसे इबरतनाक कदम उठाने की जरूरत है ताकि शर पसंद दोबारा फिर से इस तरह के सोचने को सोच भी ना सके, इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। सख्त कदम सरकार की तरफ से अगर उठाया जाएगा तो शायद मुस्तकबिल में इस तरह के हालात दोबारा ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तरुल वासिफ साहब, अतहार जैदी साहब, ऋषि मिश्रा जी, डॉक्टर शकीलुज्जमान अंसारी साहब, शिवम त्यागी और सूर्य कुमार शुक्ला जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए।